एक आदमी लिखता है कि उसने 100 बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज़ करके उनका मर्डर किया, उनकी बॉडीज़ को टुकड़ों में काट कर एसिड में घोल दिया और उन सब का रिकॉर्ड अपने घर में छोड़ दिया है। रात का वक्त है, 1999 के एंड के आसपास का लाहौर। पुलिस अपने डेली काम कर रही है, कंप्लेंट्स चेक हो रहे हैं, फाइल्स खुल रही हैं। तब उनके पास एक ऐसा लेटर आता है जिसका शुरू से लेकर एंड तक हर लाइन जैसे किसी नाइटमेयर से लिखी गई हो। एक आदमी लिखता है कि उसने 100 बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज़ करके उनका मर्डर किया, उनकी बॉडीज़ को टुकड़ों में काट कर एसिड में घोल दिया और उन सब का रिकॉर्ड अपने घर में छोड़ दिया है। वो साथ में अपना एड्रेस लिख देता है ताकि पुलिस डायरेक्ट उसके दरवाजे पर आ सके। जब ऑफिसर्स उस घर तक पहुंचते हैं, उनके सामने जो मंजर आता है वो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। फ्लोर पर स्टेन्स, कमरे में प्लास्टिक बैग्स जिनमें बच्चों की तस्वीरें और उनके नाम लिखे हुए पैम्पलेट्स पड़े होते हैं। कॉर्नर में बड़े बड़े एसिड के ड्रम्स रखे होते हैं जिसमें ह्यूमन रिमेन्स धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। ये सब देख के सबको समझ आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं, ये एक ऐसा सीरियल किलर है जिसका स्केल दुनिया ने बहुत कम देखा है। ये कहानी है जावेद इकबाल मुगल की, पाकिस्तान का वो सीरियल किलर जिसने 100 छोटे बच्चों को निशाना बनाया, फिर खुद लेटर लिखकर पूरी दुनिया को बताया कि उसने क्या किया, और फिर डेथ सेंटेंस मिलने के बाद भी फांसी से पहले जेल के अंदर ही मारा हुआ मिला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। यार सच बोलूँ तो ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना, एडिट करना काफ़ी टाइम और एनर्जी लेता है। अगर आपको लगता है कि मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ तो एक छोटा सा सपोर्ट दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आपका एक क्लिक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की हिम्मत देता है और मैं आपके लिए ऐसे और भी स्टोरीज लाता रहूँगा। जावेद इकबाल का जन्म लाहौर, पाकिस्तान के पंजाब एरिया में एक अमीर बिजनेस फैमिली में हुआ था। बहुत जगह एग्जैक्ट साल थोड़ा डिफरेंट मिलता है, कहीं 1956 तो कहीं 1961, लेकिन ये क्लियर है कि वो 1960s वाली जनरेशन का था। उसका बाप मोहम्मद अली मुगल एक सक्सेसफुल ट्रेडर था जिसने मेहनत से पैसा कमाया और अपने बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ दी। घर में पैसे की कमी कभी नहीं थी, इसलिए जावेद का बचपन फाइनेंशियल स्ट्रगल से हमेशा दूर रहा। जावेद फैमिली में 8 बच्चों में से बीच वाला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक छठा बच्चा था, न सबसे बड़ा जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती, न सबसे छोटा जिसे हर चीज़ के लिए रोका जाता। साइकोलॉजिस्ट ने बाद में उसे पैम्पर्ड चाइल्ड कहा, जो छोटी उम्र से ही अपनी मर्जी चलाने का आदत डाल चुका था। घर में उसकी हर डिमांड मानी जाती, उसकी हर गलती को इग्नोर किया जाता और धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी बनती गई जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और कंट्रोल का फील ज़्यादा था। बचपन से ही उसका बिहेवियर थोड़ा ऑड बताया गया। नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रुप गेम्स, फैमिली बॉन्डिंग, हेल्दी दोस्ती के बजाय वो अलग ही टाइप की आदतें डेवलप कर रहा था। लेकिन क्योंकि घर में पैसा, पावर और रेपुटेशन थी, किसी ने उसको टाइम पर सीरियसली नहीं लिया। यही सब कुछ आगे चलकर एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन गया। जावेद ने स्कूलिंग लाहौर के इस्लामिया हाई स्कूल से की। वहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट करके वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में इंटरमीडिएट स्टूडेंट के रूप में एडमिट हुआ। कोर्स, कैंपस, दोस्तों का सर्कल, ये सब ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। कोई भी टीचर या क्लासमेट ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये लड़का फ्यूचर में क्या करने वाला है। 1978 के आसपास, जब वो अभी कॉलेज लेवल का स्टूडेंट ही था, उसके फादर ने उसके लिए शदबाग एरिया में 2 विलास खरीदे। इनमें से एक में जावेद ने स्टील रिकास्टिंग का छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। इतनी छोटी उम्र में अपना बिजनेस, अपना इंडिपेंडेंट घर, अपनी जगह,
ये सब उसको एक अनयूजुअल लेवल की फ्रीडम दे रहे थे। बाकी लोग जहां अभी तक पॉकेट मनी और हॉस्टल लाइफ मैनेज कर रहे होते हैं, वहां जावेद अपने अलग ही वर्ल्ड में एंट्री ले चुका था। शदबाग का वो हाउस सिर्फ उसका काम का सेंटर नहीं, उसकी डार्क लाइफ का बेस कैंप बन गया। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस यहाँ काफ़ी कम था। कोई रोज़ रोज़ चेक नहीं कर रहा था कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यही प्राइवेसी आगे जाकर क्रिमिनल्स के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाती हैं, और जावेद के साथ भी ऐसा ही हुआ। शदबाग वाली प्रॉपर्टी में जावेद ने बिजनेस के साथ साथ अपनी एक दूसरी दुनिया बनानी शुरू कर दी। नेबर्स ने देखा कि उसके घर में अक्सर यंग लड़के हमेशा मौजूद रहते हैं। ये लड़के आम फैमिली फ्रेंड्स जैसे नहीं लगते, बल्कि ऐसे बच्चे लगते हैं जो जावेद के आसपास घूमते रहते हैं, उसके लिए छोटा मोटा काम करते, उससे गिफ्ट्स लेते, उसके साथ टाइम बिताते। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि जावेद ने इनको खाना, कपड़े, राइड, एंटरटेनमेंट सब प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये लड़के उससे अटैच हो गए हैं। डॉन न्यूज़पेपर के एक डिटेल्ड आर्टिकल ने लिखा कि जावेद ने अपने एरिया में सबसे पहले वीडियो गेम शॉप टाइप एक जगह खोली, जहां लड़के आकर कॉइन डाल के गेम्स खेल सकते थे। वो कभी फ्री टोकन्स दे देता, कभी रेट कम कर देता, ताकि बच्चे ज़्यादा टाइम उसके आसपास बिताएं। एक इंसिडेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि वो कभी कभी ज़मीन पर 100 रुपीज़ का नोट गिराता, फिर देखता रहता कौन बच्चा उसे उठाता है, फिर उसके ऊपर चोर का ड्रामा करके उसे अलग कमरे में ले जाता, जहां वो उन्हें अब्यूज़ करता। ये सब तरीके सिर्फ एक चीज़ दिखाता है, वो बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझ गया था। जब उसकी फैमिली भी शदबाग के आसपास शिफ्ट हुई, उन्होंने भी नोटिस किया कि जावेद के घर में अजीब टाइप का क्राउड रहता है। उन्होंने अपोज किया, टेंशन हुई, लेकिन जावेद ने उनकी बात सुनने के बजाय अपने अलग ही ट्रैक पर चलना कंटिन्यू रखा। फैमिली के साथ रिलेशनशिप वीक होता गया, लेकिन उसका सर्कल ऑफ बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होता गया। 1990s के शुरू में जावेद के खिलाफ पहला सीरियस लीगल केस आया, जिसमें उस पर एक यंग लड़के के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का इल्ज़ाम लगा। कंप्लेन के बाद जब पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाई, तो उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए उसके फादर और ब्रदर्स को कस्टडी में ले लिया। उनको तकरीबन एक हफ्ते तक पुलिस स्टेशन में रखा गया ताकि जावेद खुद सामने आए। 8वें दिन जब पुलिस ने जावेद के साथ रहने वाले एक लड़के को भी पकड़ लिया, तब जावेद अकेला वहां आया, फैमिली पर चिल्लाया और फिर सेल्फ सरेंडर कर दिया। इस केस में उसका टाइम जेल में निकला। उसका कहना था कि पुलिस ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की, टॉर्चर किया, बेइज्जती की। उसने बाद में अपने कन्फेशन में और कुछ इंटरव्यूज़ में ये क्लेम किया कि पुलिस की इसी जुल्म ने उसके अंदर रिवेंज की आग भर दी। उसका डायलॉग था कि जब उन्होंने मेरी माँ को दर्द दिया, मैं भी सोसाइटी को दर्द दूंगा। यहाँ से उसके माइंड में एक ट्विस्टेड लॉजिक डेवलप हुआ, जिसमें वो अपने आने वाले क्राइम्स को एक तरह का बदला समझने लगा। ये ऑब्वियसली उसका अपना जस्टिफिकेशन था, लेकिन उसने इसी एक्सक्यूज़ को यूज़ करके 100 बच्चों की ज़िंदगी ले ली। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर डेंजरस क्रिमिनल्स अपने आप को विक्टिम की पोजीशन में रखकर अपने एक्शंस को रैशनलाइज करने लगते हैं। जावेद भी अपने आप को सिस्टम का सताया हुआ बंदा बता रहा, जबकि रियल विक्टिम्स वो बच्चे थे जिनका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। 1998 और 1999 के बीच लाहौर के एटमॉस्फेयर में अजीब सा पैटर्न देखने को मिला। अलग अलग गरीब एरियाज़, स्लम्स, वर्कशॉप्स, फुटपाथ्स, स्टेशन से छोटे लड़के गायब होने लगे। कुछ बच्चे वो थे जो घर से भागकर काम करने या भीख मांगने लगे थे। कुछ वैसे थे जिनके पेरेंट्स गरीब थे, और कुछ गरीब स्ट्रीट चिल्ड्रन या ऑर्फन्स थे। इनकी एज 6 से 16 साल के बीच बताई गई। पुलिस स्टेशन में मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट्स बढ़ रही थी, लेकिन ये बच्चे अपर क्लास बैकग्राउंड के नहीं थे, इसीलिए केसेस जल्दी प्रेशर नहीं बनाते।
फैमिलीज परेशान थी, पर उनकी आवाज़ उतनी ज़ोर से नहीं पहुंच पा रही थी। एक आर्टिकल में लिखा गया कि कुछ पेरेंट्स दिन भर काम करके रात को स्टेशंस, पार्क, बाजार के चक्कर लगाते रहते, अपने बच्चों को ढूंढते रहते, लेकिन उनको सिर्फ साइलेंस मिलता। लाहौर के भीड़ भरी गलियों में से ये बच्चे एक एक करके सीधा जावेद के ट्रैप में जा रहे थे, बिना किसी को पता चले। ये सारी मिसिंग केसेस अलग अलग जगह रजिस्टर हुए, लेकिन किसी ने उन्हें एक सिंगल पैटर्न के रूप में नहीं देखा, जब तक जावेद ने खुद लेटर लिखकर ये सब एक्सपोज नहीं कर दिया। जावेद इकबाल के विक्टिम्स का पैटर्न बहुत क्लियर है। उनमें ऑलमोस्ट सब लड़के थे, एज 6 से 16 के बीच, ज़्यादातर स्ट्रीट चिल्ड्रन, बेगर किड्स या रन अवे बॉयज़ जो लाहौर की भीड़ में जीने की कोशिश कर रहे थे। ये वो बच्चे थे जिनके पास प्रोटेक्टिव पेरेंट्स नहीं थे, न स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क, न कोई ऐसा सिस्टम जो उन्हें सेफ्टी की गारंटी दे सके। जावेद खुद ये एक्सेप्ट करता है कि उसने ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को टारगेट किया जो रोड्स पर रहते थे या वर्कशॉप जैसे जगह छोटी मजदूरी करके अपने घर में थोड़ा पैसा भेजने की कोशिश करते थे। ये सिलेक्शन कोई रैंडम नहीं था, उसे जानबूझकर ऐसे विक्टिम्स चाहिए थे जिनके मिसिंग होने पर पुलिस जल्दी मूव ना करे, जिनके केस न्यूज़ हेडलाइंस ना बना सके, जिनके पेरेंट्स के पास पावर ना हो। इसी वजह से उसका काम लंबे टाइम तक छुपा रहा। अगर वो नॉर्मल स्कूल गोइंग मिडिल क्लास बच्चों को टारगेट करता तो शायद पहले ही पकड़ा जाता, लेकिन उसने सोसाइटी की सबसे कमज़ोर लेयर को चूज़ किया, जिसे सिस्टम ने पहले से ही इग्नोर कर रखा है। जावेद लाहौर के ऐसे पॉइंट्स पर रेगुलर घूमता जहां वल्नरेबल बच्चे अक्सर मिलते हैं। मीनारे पाकिस्तान के गार्डन्स, रेलवे स्टेशन, बस अड्डास, क्राउडेड बाजार्स, वर्कशॉप्स के आसपास, ये सब उसके हंटिंग ग्राउंड बन गए थे। स्ट्रीट किड्स यहाँ छोटा काम करते, भीख मांगते या रैंडमली घूमते दिखाई देते। जावेद उन्हें दूर से ऑब्जर्व करने की आदत रखता था। जो लड़का अकेला, थका या परेशान लगता, उस पर उसकी नज़र थोड़ी ज़्यादा टिकती। फिर वो धीरे से पास जाकर फ्रेंडली टोन में बात शुरू करता, कभी खाना खिला देता, कभी पैसे दे देता, कभी एक सिंपल सा ऑफ़र देता। मेरे पास काम है, अगर तुम मेरे यहाँ चलो तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी दूंगा। कुछ लड़कों को वो मसाज का काम ऑफर करता, जैसे कस्तूरी तेल वाले बच्चे रोड्स पर लोगों का शोल्डर मसाज करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, वैसे ही। किसी को डबल रेट की बात करता, किसी को सेफ कमरे की। स्ट्रीट पर पल रहे बच्चों के लिए रोटी, छत और थोड़ा कैश, ये तीनों मिल जाए तो ड्रीम जैसा लगता है। इसी होप का जावेद इस्तेमाल करता था और उन्हें एक्सप्लॉइट करता था। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जावेद के साथ एक छोटा ग्रुप ऐसे बच्चों का भी था जो ऑलरेडी उसके अंडर काम करते थे। ये लड़के नए विक्टिम्स को कन्विंस करने में हेल्प करते। जब ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को कहते कि हाँ, यहाँ रहने को मिलता है, खाना भी मिलता है, बॉस बहुत अच्छा है, तो ट्रस्ट और ज़्यादा और जल्दी बन जाता। इसी ट्रस्ट के साथ कई लड़के जावेद के साथ शदबाग वाले घर तक उसके साथ चले जाते और फिर कभी वापस लौटकर अपने घर नहीं जा पाते। जब एक नया बच्चा जावेद के घर पहुंचता तो सब कुछ नॉर्मल लगता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद उन्हें खाना खिलाता, उनसे कैजुअल बात करता, फ्यूचर का काम समझाता, घर का एटमॉस्फेयर एकदम अच्छा रखता, जैसे बच्चों को लगे कि वो एकदम सेफ जगह पर पहुंच गए हैं। ये एक मेंटल ट्रैप था जहां विक्टिम का गार्ड धीरे धीरे नीचे आता जाता। पब्लिक सोर्सेस ये बताती हैं कि जावेद इन बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज़ करता। ज़्यादातर रिपोर्ट्स इस पॉइंट को शॉर्ट और नॉन ग्राफिक तरीके से ही मेंशन करती हैं, बस इस बात पर अग्री करते हुए कि वो एक चाइल्ड मॉलेस्टर था। अब्यूज़ के बाद वो उनका मर्डर कर देता। उसने अपनी कन्फेशन में और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये एक्सेप्ट किया कि उसका मेन मर्डर मेथड स्ट्रैंगुलेशन था,
यानी कि वो बच्चों को गला घोट कर मारता था, जिसमें वो चेन या रोप का यूज़ करता। ये वही चेन थी जो बाद में पुलिस को उसके घर से एविडेंस के रूप में मिली। ये सब एक ही प्राइवेट स्पेस में रिपीट होते गए। कोई एक्सटर्नल विटनेस नहीं, कोई इमीडिएट कंप्लेन नहीं, सिर्फ जावेद और बच्चे जो दोस्ती, काम और शेल्टर के भरोसे वहाँ तक आए थे। ये घर एक नॉर्मल बिजनेस कम रेसिडेंस लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर लाहौर के सबसे डार्क राज यहीं पर पल रहे थे। मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि बॉडी का क्या किया जाए। जावेद ने इस पार्ट के लिए भी एक सिस्टमैटिक तरीका डेवलप किया था। उसने अपने घर में बड़े बड़े ड्रम्स रखे थे जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। उसका प्लान था कि कोई भी फिजिकल बॉडी ना बचे, ताकि अगर कभी पुलिस सस्पेक्ट भी करे तो डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल हो जाए। उसने कन्फेस किया कि वो बॉडीज़ को पीसेस में डिवाइड करता, फिर उन पार्ट्स को एसिड वाले ड्रम्स में डाल देता। एसिड फ्लैश को डिसॉल्व कर देता, सिर्फ थोड़ा बहुत मटेरियल बचता। जावेद ने अपने लेटर में लिखा कि वो ये एसिडिक लिक्विड रवि रिवर में डाल देता ताकि सब कुछ पानी में मिल जाए और कोई प्रूफ ट्रेस ना बच सके। जब पुलिस ने उसके घर पर रेड किया, उन्हें 2 ऐसे ड्रम्स मिले जिसमें ह्यूमन रिमेन्स भी पार्शियली विजिबल थे। ये ड्रम्स, चेन, ब्लड स्टेन्ड फ्लोर और वॉल्स, विक्टिम्स के कपड़े, सब मिलाकर एक ऐसा पिक्चर बना रहे थे जो उसके कन्फेशन से मैच हो रहा था। इस प्रोसेस ने जावेद को ये कॉन्फिडेंस दिया कि वो लंबे टाइम तक बच सकता है। बॉडीज़ नहीं, विटनेसेस नहीं, विक्टिम्स वैसे भी स्ट्रीट किड्स। लॉजिक के हिसाब से वो सोचता होगा कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको उस फाइनल स्टेप तक ले गया जहां उसने खुद लेटर लिखकर पूरी दुनिया के सामने अपना नाम डाल दिया। जावेद की एक सबसे चिलिंग चीज़ ये है कि वो अपने क्राइम्स का रिकॉर्ड बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रखता था। सिर्फ मेंटली काउंट नहीं कर रहा था वो, बल्कि विक्टिम्स का एक लेजर मेंटेन कर रहा था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो उन्हें मल्टीपल प्लास्टिक बैग्स और एनवलप्स मिले जिसमें बच्चों की फ़ोटोज़ रखी थी। हर फोटोज़ के साथ एक छोटा हैंड रिटन पैम्पलेट या स्लिप लगी थी जिसमें बच्चे का नाम, उम्र, कब पिक किया, कहाँ से लाया, ये सब लिखा हुआ था। ये कोई इम्पल्सिव किलर का काम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटर का हैंडराइटिंग था। साथ ही उन्हें एक डायरी या नोटबुक मिली अराउंड 32 पेजेस की, जिसमें जावेद ने खुद अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा। इसमें उसने मेंशन किया कि कैसे उसने मर्डर का काउंट बिल्ड किया, कैसे वो नंबर 100 तक पहुंच गया। एक आर्टिकल के मुताबिक लास्ट एंट्री में उसने लिखा कि उसने 100 विक्टिम्स कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट एक हैंडसम 16 साल का पठान लड़का है। उसके बाद उसने लिखा कि अल्लाह की रहमत से उसका मिशन कंप्लीट हो गया। ये लाइन शायद उसकी माइंड का सबसे डेंजरस कॉर्नर को दिखा रही थी, जहां उसने अपने क्राइम्स पर गिल्ट नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रहा था। ये सारे रिकॉर्ड्स पुलिस और मीडिया के लिए बहुत सॉलिड प्रूफ बन गए। सिर्फ कन्फेशन नहीं, फिजिकल डायरी, फोटोज़, लेबल्स, सब एक ही स्टोरी बोल रहे थे। दिसंबर 1999 में जावेद ने लाहौर पुलिस और एक लोकल न्यूज़पेपर को हैंड रिटन लेटर भेजा। इसी लेटर ने सब कुछ एक्सपोज किया। उसने लिखा कि उसने 100 बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज़ और मर्डर किया। सब बेगर किड्स या स्ट्रीट बॉयज़ थे। उनको घर ले जाकर गला घोटा, बॉडीज़ के टुकड़े करके एसिड में घोल दिया। लेटर में उसने क्लियरली एड्रेस मेंशन किया और लिखा कि घर में एसिड के ड्रम्स, रिमेन्स, डायरी और विक्टिम्स के फ़ोटोज़ सब मिलेंगे। उसने ये भी मेंशन किया कि वो जल्दी अपनी जान खुद ले लेगा। इसीलिए ये लेटर उसकी फाइनल कन्फेशन है। जब पुलिस उस घर तक पहुंची तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही मिला जैसे लेटर में लिखा था। ब्लड स्टेन्स, चेन, एसिड के ड्रम्स, ह्यूमन रिमेन्स, फ़ोटोज़, डायरी, सब ओपन कंडीशन में छोड़े गए थे। एक नोट भी मिला जिसमें मेंशन था कि बॉडीज़ इसीलिए डिस्पोज नहीं की गई ताकि अथॉरिटीज़ उन्हें ईजिली ढूंढ सके। ऐसा लगता था कि जावेद चाह रहा था
कि सिस्टम उसके काम को देखे, समझे, उसकी प्लानिंग को एक्नॉलेज करे। ये सेंस ऑफ ड्रामा भी उसके कैरेक्टर का एक हिस्सा लगता है। ये सीन देखने के बाद मीडिया ने उसे मॉन्स्टर ऑफ लाहौर और 100 चाइल्ड मर्डरर जैसे नाम दिए। केस सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहा, इंटरनेशनल आउटलेट्स ने भी इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश की। लेटर से लेकर घर से सबूत मिलने तक जावेद इकबाल या तो गायब था या अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सिटी लेवल से नेशनल लेवल तक अलर्ट्स गए। कुछ हफ्तों के बाद एक ट्विस्ट आया। जावेद ने खुद अपने आप को अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो मीडिया ऑफिस में गया, कुछ कहते हैं कि सीधा पुलिस स्टेशन गया। कॉमन पॉइंट ये है कि उसने सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया कि वो एनकाउंटर या स्ट्रीट किलिंग से बच सके और अपने ट्रायल तक जिंदा रह सके। अरेस्ट के बाद उसने शुरू में अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट किया। उसने बताया कि क्यों स्ट्रीट चिल्ड्रन को टारगेट किया, कैसे पुलिस से रिवेंज का आइडिया बना, कैसे एसिड डिस्पोजल का सिस्टम क्रिएट किया। बाद में ट्रायल के दौरान कभी कभी स्टेटमेंट्स चेंज भी हुए, कभी डिनायल भी आया, लेकिन फिजिकल एविडेंस इतना स्ट्रांग था कि डिनायल का कोई मतलब ही नहीं बचता। विक्टिम्स के क्लोथ्स, फोटोज़, पार्शियल रिमेन्स, डायरी, लेटर, सब से एक ही कहानी निकल कर आ रही थी। कोर्ट रूम में इकबाल का केस किसी मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रहा था। प्रोसिक्यूटर्स ने एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट किया। डायरी, कन्फेशन लेटर, विक्टिम्स के रिलेटिव्स जो अपने मिसिंग बच्चों को उसके घर से मिली फ़ोटोज़ या कपड़ों से पहचान रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, एसिड ड्रम्स, सब कुछ मिलकर एक कंप्लीट चेन बना रहा था। जावेद को ऑफिशियली 100 बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ और मर्डर के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया गया। जज ने जो डिसीजन दिया वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। उसने हुक्म दिया कि जावेद को 100 डेथ सेंटेंसेस दिए जाते हैं। साथ ही सिंबॉलिक पनिशमेंट का टेक्स्ट लिखा, उसको उसी चेन से पब्लिकली गला घोट कर मारा जाए जो उसने अपने विक्टिम्स पर यूज़ किए हैं। उसके बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएं और हर टुकड़े को एसिड में घोल दिया जाए। ये वर्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको हेडलाइन बना लिया। काफ़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑफिशियल्स ने कहा कि स्टेट को भी ऐसे बर्बरिक लेवल पर नहीं जाना चाहिए, चाहे क्रिमिनल कितना भी क्रूअल क्यों ना हो। गवर्नमेंट ने बाद में क्लियर कहा कि ऐसी ब्रूटल फॉर्म टेक्निकली इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी, लेकिन लीगल डेथ सेंटेंस अपनी जगह रहेगा। जावेद इकबाल अब फॉर्मली डेथ रो प्रिजनर बन चुका था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जावेद को लाहौर की कोट लखपत जेल शिफ्ट किया गया। यहीं पर उसका सज़ा का इंतज़ार चल रहा था। उसके साथ एक यंग एकम्प्लिस साजिद अहमद भी बंद था, जिस पर जावेद की हेल्प करने का इल्ज़ाम था। एग्जीक्यूशन डेट फिक्स होने से पहले ही एक और शॉकिंग न्यूज़ आई। अक्टूबर 2001 में दोनों अपनी सेल में डेड पाए गए। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ये थी कि उन्होंने सुसाइड किया, बेडशीट या रोप से अपनी जान ले ली। इंक्वायरी के बाद भी गवर्नमेंट ने यही कंक्लूजन रिपीट किया, लेकिन पब्लिक और मीडिया के माइंड में सवाल खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग का कहना था कि शायद जेल के अंदर ही किसी ने उन्हें मार दिया, या तो रिवेंज के रूप में या इसलिए कि उनका जिंदा रहना सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल था। कंक्रीट प्रूफ कभी सामने नहीं आया, इसीलिए ऑफिशियली ये केस सुसाइड पर क्लोज कर दिया गया। फिर भी लोगों को लगता रहा कि जिस तरह के क्राइम्स उसने किए उसका एंड इतना क्वाइट होना एक अजीब ट्विस्ट था। कोर्ट ने जिस तरह के ड्रामेटिक एग्जीक्यूशन का हुक्म दिया था, उसकी जगह एक बंद सेल में अनक्लेम्ड डेड बॉडी मिलना एक अलग ही टाइप की आयरनी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी फैमिली मेंबर्स ने भी बॉडी को क्लेम नहीं किया। जिस आदमी की ज़िंदगी एक अमीर घर से शुरू हुई थी, उसका अंजाम एक ऐसी लाश के रूप में हुआ जिसे लेने के लिए कोई आगे नहीं आया। जावेद इकबाल मर चुका था।
लेकिन जो पेन उसने छोड़ा था वो कहीं ज़्यादा लंबे तक जिंदा रहा। लाहौर और आसपास के गरीब मोहल्लों में बहुत से पेरेंट्स को अपने बच्चों की बॉडीज़ नहीं मिली। सिर्फ ये बताया गया कि उनके बच्चे उसके घर के एसिड के ड्रम्स में घोल दिए गए। कुछ फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को उसके घर से मिली फ़ोटोज़, कपड़े, शूज़ से पहचाना। फिर उन्हें ऑफिशियली डेड माना गया, लेकिन उनके पास कोई ग्रेव, कोई बॉडी, कोई लास्ट गुड बाय नहीं था। इस केस के बाद पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्ट्रीट चिल्ड्रन की सेफ्टी और पुलिस के बिहेवियर पर बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई। लोगों ने सवाल किया कि पहले के केसेस, पहले के वार्निंग्स और कंप्लेंट्स को अगर सीरियसली लिया जाता, अगर उस पर टाइम से एक्शन होता तो शायद 100 बच्चों का नंबर कभी रीच नहीं होता। मीडिया और एनजीओस ने फोकस किया कि रन अवे और स्ट्रीट किड्स को सिस्टम कितना इग्नोर करता है। ये केस सिर्फ एक आदमी की ब्रुटैलिटी नहीं दिखाता, ये पूरे सोसाइटी का ब्लाइंड स्पॉट एक्सपोज करता है, जहाँ सबसे कमज़ोर लोगों को सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जावेद इकबाल पर आज भी डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, आर्टिकल्स, यूट्यूब क्राइम स्टोरीज बनते रहते हैं। एक पाकिस्तानी फिल्म प्रोजेक्ट जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर भी उसकी लाइफ और क्राइम्स पर बेस्ड है, जिससे लोग एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नॉर्मल दिखने वाला आदमी अंदर से कितना डेंजरस हो सकता है। जावेद इकबाल की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये एक सोसाइटी का मिरर है जो दिखाता है कि जब हम अपने सबसे वल्नरेबल लोगों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन, रनअवेज, पुअर किड्स को इग्नोर कर देते हैं, तब उनकी ज़िंदगी कितनी आसानी से किसी मॉन्स्टर के हाथ लग सकती हैं। वो एक आदमी जेल में मर चुका, लेकिन हर बार जब भी किसी शहर में कोई बच्चा बिना ट्रेस के गायब होता है, किसी माँ के दिल में कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर लगता है कि कहीं कोई नया जावेद इकबाल फिर से तो जन्म नहीं ले रहा ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।